प्रीवियस ईयर पेपर देखेंगे जिससे थोड़े से कॉन्सेप्ट और क्लियर होंगे। और जिन लोगों ने क्लास किया है पूरा वो अच्छी बात है, नहीं किया है कोई बात नहीं, इसको पूरा ध्यान से सुनते जाइएगा। जिन्होंने डीपली एक बार पढ़ लिया है वो उनको पेपर फेमिलियर सा लगेगा, जिन्होंने नहीं पढ़ा है कोई बात नहीं, देखते हैं आगे कि कितना आप उसमें से कर पाते हैं। फेल नहीं होंगे यदि यदि आप प्रीवियस ईयर भी को ढंग से कर जाते हैं तो फेल नहीं होंगे। तो सुनते जाइए समझते जाइए, ठीक है। सबसे पहला हम लोग देख लेते हैं कि ये पेपर कब का है। तो हम लोग का जो ये पेपर है 2018 में आया हुआ पेपर है। ये जो दिख रहा है अभी तो आपको पेपर, वो 2018 में आया हुआ पेपर है और 2.5 घंटे का पेपर है, 50 नंबर का होता है आपका। सबसे पहले लिखा है कि सभी प्रश्नों को हल कीजिए, नीचे दिया गया है। और प्रश्न नंबर 1 में कुछ 3 प्रश्न होंगे जिसमें से बोला गया है कि किन्हीं 2 भागों के उत्तर दीजिए, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया अ वाला यानी ए कि अन्य भवन निर्माण सामग्री की तुलना में कंक्रीट के क्या लाभ है, व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ कंक्रीट इन टर्म्स ऑफ अदर बिल्डिंग मटेरियल्स। अब बोला है कंक्रीट के उपयोग लिखें, मतलब राइट यूजेज ऑफ कंक्रीट, ठीक है ना। तो ये आपका क्वेश्चन है, इसको सॉल्व किया भी गया है, हम लोग देखते हैं। अगर कोई गलती होगी तो मैं मना करूंगा कि इसको ऐसे मत करिएगा, बाकी जहां तक उम्मीद है ठीक ही रहता है। कभी कभी गलतियां मिलती हैं तो मैं उसको मना कर दूंगा, आप उसको देख लीजिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए भवन निर्माण की सामग्री में दूसरों की तुलना में इसमें क्या लाभ। तो पहली लाभ बता रहा है कि जोड़ रहित संरचनाएं हैं, यानी जितनी भी संरचनाएं हैं कंक्रीट की बनी हुई उसमें जोड़ जरूरी नहीं होते हैं। अब इसमें एक फॉल्स ये क्रिएट होता है माइंड में कि सर इसमें तो जोड़ देने ही पड़ते हैं, लेकिन इतना नहीं जितना बाकी संरचनाओं में। और इसमें जोड़ इंटेंशनली दिए जाते हैं, जानबूझ करके, ना कि जोड़ जोड़ करके बनाने के लिए, बल्कि इसलिए जोड़ दिया जाता है ताकि संकुचन और प्रसार इसमें हो तो उसको उसको संभाल ले। बाकी संरचनाओं में जोड़ दी, जैसे लोहे का बिल्डिंग बनाएंगे, ईंट का बनाएंगे तो ईंटों को जोड़ना पड़ता है, कंक्रीट ढल जाती है एज इट इज, बड़ी से बड़ी कंक्रीट का संरचना ढल जाता है, ठीक है। तो जोड़ रहित होता है। दूसरा विशेष गुण कंक्रीट के अंदर कुछ होते हैं, जैसे सीमेंट कंक्रीट एक कृत्रिम पत्थर है। सीमेंट कंक्रीट एक कृत्रिम पत्थर है जो प्राकृतिक पत्थर से सामर्थ्य, टिकाऊपन, आयु, जल रोधकता और अग्निरोधकता आदि गुणों में अच्छा सिद्ध हुआ है। मतलब कंक्रीट एक तरह का आर्टिफिशियल स्टोन है जिसमें बहुत सारे गुण होते हैं। इम्परमिएबल है, जल रोधकता है इसके अंदर, उसके साथ साथ अग्निरोधकता यानी ये फायर रेजिस्टेंस भी है, साथ साथ इसमें ड्यूरेबिलिटी अच्छी है, स्ट्रेंथ अच्छी है और इसकी एज भी ठीक ठाक होती है। और ये एक विशेष गुण इसके अंदर हुआ। दूसरा मेन बात है अनुरक्षण व्यय, इसका मेंटेनेंस बहुत कम होता है, बदलना ही पड़ता है मोस्टली, मेंटेनेंस का चार्ज उतना नहीं लगता है। कंक्रीट संरचनाओं का अनुरक्षण व्यय लगभग शून्य होता है, क्योंकि या तो ये टूट जाती हैं या तो नॉर्मल सीमेंट वगैरह भरने से काम हो जाता है, बहुत ज्यादा इसमें तामझाम की जरूरत नहीं पड़ती है। इस पर इस्पात लकड़ी की भांति रंग रोगन की आवश्यकता नहीं होती। जैसे लकड़ी या स्टील का कोई संरचना है तो उसको समय समय पर आपको पेंट पॉलिश करना पड़ेगा, लेकिन कंक्रीट ऐसा है बाकी की तुलना में जिसको किसी पेंट पॉलिश की जरूरत नहीं, प्लास्टर कर सकते हैं अच्छा लगने के लिए, अदरवाइज अच्छे से ढाला गया तो कई बार तो कोई किसी चीज की जरूरत नहीं होती है। मित भाई जिस हिसाब से ये मजबूत है उसकी तुलना में ये सस्ता भी है, अन्य इतने मजबूत पदार्थ महंगे भी हैं, ठीक है ना। फिर आकर्षक, कंक्रीट किसी भी शेप का ढाला जा सकता है तो प्लस पॉइंट के साथ, तो ये किसी भी आकार में ढाल करके आकर्षक यानी अट्रैक्टिव भी बनाया जा सकता है, ये भी है। इसमें साफ समतल चिकनी सतह प्राप्त होती है, कठोर और विशाल होती है जो देखने में आकर्षक लगती है, मतलब। और दूसरी सबसे जरूरी बात अन्य की तुलना में उपलब्धता की है। अच्छा लकड़ी अब कठिनाई से मिलता है, लकड़ी जो है अब उस लेवल की अच्छी लकड़ियां मिल नहीं रही हैं। तो वैसी लकड़ी जैसे साखू की साल की लकड़ी जिसका अब कटाई पर रोक लग रहा है, सरकार लकड़ी कटाई पर रोक लगा रही है, तो उसको न मिलने की स्थिति में इसकी उपलब्धता आज भी बहुत अच्छे लेवल पे अवेलेबल है आसानी से, ठीक है। सरल उत्पादन मतलब इसको आसानी से प्रोड्यूस किया जा सकता है, सीधा सरल है, कोई बहुत टेक्निकल काम नहीं होता है कंक्रीट की ढलाई करना। यदि सब पता हो तो मजदूर थोड़ा टेक्निकल भी रहेगा तो कर जाएगा, जबकि लकड़ी को बनाने के लिए एक ठो चौकी का फ्रेम बनाना पड़ेगा ना तखत का, तो एक मिस्त्री दिन भर खटपट खुटफुट करेगा और जानकार आदमी चाहिए। कंक्रीट ढालने के लिए एक लेबर भी ढाल लेगा, ठीक है। वांछित ढलाई किसी भी आकार में ढाला जा सकता है। सामर्थ्य, कंक्रीट की संपीड़न सामर्थ्य ईंट और लकड़ी से अधिक होती है। संगठक, इसके संगठक आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। तो ये सब अन्य पदार्थों की तुलना में इसके फायदे हो गए। अब एक चीज है उपयोग कंक्रीट का लिखना था, तो कंक्रीट का उपयोग बड़ी इमारतें, पुल, बांध, जलाशय तथा सड़क निर्माण में किया जाता है। बात समझ रहे ना। तो ये इसकी क्या हो गई, उपयोग हो गए, और वो उसका एडवांटेजेस हो जाओ ओवर अदर बिल्डिंग मटेरियल। एडवांटेजेस ऑफ कंक्रीट ओवर अदर बिल्डिंग मटेरियल में
ये सारे पॉइंट जो आपको लिखने हैं, ठीक है ना। मैं अगर इंग्लिश में इनकी हेडिंग एक बार बोल दूं तो क्या क्या होगा। सबसे पहला होगा क्या, ज्वाइंट लेस स्ट्रक्चर, स्पेशल क्वालिटीज, लो मेंटेनेंस, इकोनॉमिकल, और उसके साथ साथ ये अट्रैक्टिव हो गया, अवेलेबिलिटी, सिंपल प्रोडक्शन, या जिसको कहते हैं कि इजी प्रोडक्शन, सरल के यहाँ मतलब इजी प्रोडक्शन है। और वांछित ढलाई, वांछित का मतलब होता है मन लायक, अपने हिसाब का, उसको बोलते हैं वांछित। इसको इंग्लिश में हम लोग क्या बोलेंगे, वांछित का मतलब एज, यहाँ पे वांछित शब्द का एग्जैक्ट इंग्लिश मुझे नहीं समझ में आ रहा है, मतलब हम ये कह सकते हैं कि अपने मन की ढलाई कर सकते हैं। इसका जो आपको वर्ड समझ में आया लिख लीजिएगा। स्ट्रेंथ अच्छी होती है, संगठक मतलब इसके कंपोनेंट जो है आसानी से अवेलेबल है, ठीक है। शीघ्र जमने वाला सीमेंट, रैपिड हार्डनिंग पोर्टलैंड सीमेंट, IS 8041/1990। ये इसके बारे में क्या बताना है, ब वाला क्वेश्चन जो है शीघ्र जमने वाले सीमेंट पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। आपको मालूम है शीघ्र जमने वाला सीमेंट, सीमेंट में जमने का काम C3S करता है। सीमेंट के बारे में एक लंबी क्लास जो है मैं जो उसमें लिया था कंक्रीट में, जबकि वो सिलेबस में नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने सीमेंट को बहुत डिटेल में पढ़ाया था, और उसी में मैंने रैपिड हार्डनिंग सीमेंट को भी पढ़ाया था। यदि आपको याद हो, यदि मैंने आपने एप्लीकेशन पे क्लास की होगी कंक्रीट टेक्नोलॉजी को, तो मैंने सीमेंट को बहुत भली भांति अच्छे तरीके से पढ़ाया था। अब एक चीज और समझ लीजिए यहाँ पे, यदि आप सीमेंट का रूप मतलब उसमें कुछ परिवर्तन करना चाहते हैं तो कंपोनेंट्स में बदलाव करने पड़ेंगे। रैपिड हार्डनिंग सीमेंट यानी शीघ्र कठोर होकर के सामर्थ्य लेने वाला सीमेंट ऐसी जगहों पर प्रयोग किया जाता है जहां पे सड़क का निर्माण हो रहा हो, ज्यादा दिनों तक गाड़ी का आवागमन नहीं रोक सकते हैं। सड़क की मरम्मत में प्रयोग होने वाला सीमेंट जो है रैपिड हार्डनिंग होता है। या मिलिट्री वर्क में, जब सेना कोई तेजी से कोई काम करती है, कहीं पर दिक्कत आई, कोई बवाल हुआ, तो हम जल्दी से कोई रास्ता बनाना चाहते हैं, देन वी हैव टू यूज रैपिड हार्डनिंग सीमेंट। प्रॉपर्टीज में क्या चेंजेस होते हैं, C3S की मात्रा काफी ज्यादा बढ़ा दी जाती है, महीन पीसा जाता है और जिप्सम की मात्रा को कम कर दिया जाता है। जिप्सम सीमेंट को जमने से रोकता है, प्रारंभिक जमाव काल को बढ़ाता है, इसलिए जिप्सम की मात्रा को घटा के सीमेंट को और महीन पीसते हैं ताकि वो जल्दी से सेट होकर कठोर हो। साथ ही साथ उसमें C3S की मात्रा यानी ट्राई कैल्शियम सिलिकेट विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अर्ली हार्डनिंग ऑफ सीमेंट, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अर्ली हार्डनिंग ऑफ सीमेंट, जो सीमेंट के जल्दी जमन सामर्थ्य लेने के, कठोर होने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उसको बढ़ा दिया जाता है। ये C3S जो चार कंपोनेंट होते हैं ना, बॉक कंपोनेंट विच आर कॉल्ड बॉक कंपोनेंट, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, डाई कैल्शियम सिलिकेट, टेट्रा कैल्शियम, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट और टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेराइट, दीज आर द फोर मेजर कंपोनेंट्स ऑफ सीमेंट विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सेटिंग एंड हार्डनिंग ऑफ सीमेंट, ठीक है। उसमें से जो सिलिकेट्स होते हैं उनकी मात्रा क्या होती है, बढ़ाई थी, तो सिलिकेट्स में दो होते हैं, एक C3S एक C2S। C3S इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अर्ली हार्डनिंग लाइक 28 डेज हार्डनिंग। तो रैपिड हार्डनिंग सीमेंट वो होता है जिसमें 28 दिन की सामर्थ्य 7 दिनों में आ जाती है, और 7 दिनों वाली सामर्थ्य 3 दिन के अंदर आ जाती है। ये इसकी खास बात होती है, यही इसके ऊपर टिप्पणी लिखा गया है, यही इसके ऊपर टिप्पणी लिखा गया है। समझ गए टिप्पणी क्या लिखना है आपको। तो अब यहाँ पर देख लीजिएगा कि यहाँ पे इसमें पढ़िएगा इसको, जो जो मैंने बोला है इसमें, ये हीट ज्यादा रिलीज करता है, तेजी से जो चीज जमती है तो रिएक्शन बड़ी फास्ट होती है, हीट ज्यादा रिलीज करता है, तो पानी भी थोड़ा सा ज्यादा मिलाना पड़ता है, ये सब चीजें इसमें होती हैं। कोई भी चीज जब रिएक्ट तेज करता है तो बहुत सारे बदलाव उसमें होते हैं, जैसे तेज रिएक्ट करेगा तो गर्मी ज्यादा डालेगा, पानी ज्यादा चाहिए क्योंकि इवेपोरेट पानी जल्दी होता है, स्ट्रेंथ 3 दिन के अंदर ले लेता है, बहुत सारी बातें इसमें लिखी गई रहती हैं। इसको एक बार पढ़ेंगे, मैं कुछ एक आध दो पॉइंट ज्यादा ही बोला हूँ, कम नहीं बोला हूँ, ठीक है। तो अब आगे यहाँ पे बताया भी गया है कि इसका प्रयोग जो है जैसे पुल, सड़क पट्टी, हवाई पट्टी, मरम्मत कार्य, युद्ध काल में सैनिक निर्माण कार्यों के लिए सीमेंट विशेष उपयोगी है, इनके बारे में भी बता दिया गया, ठीक है ना। पहले नंबर का पहला क्वेश्चन जो था वो था कंक्रीट के एडवांटेज के बारे में बताना था और उपयोग की। दूसरा था कि शीघ्र जमने वाले सीमेंट पर टिप्पणी लिखनी थी। तीसरा कह रहा है कि निम्नलिखित को समझाइए। पहला है बालू का स्थूलन यानी बल्किंग ऑफ सैंड, और मिलावा में हानिकारक सामग्री, यानी ये पहले का 100 है, आपने ऊपर के 2 कर दिए तो डोंट नीड टू डू दैट। यदि उसमें से कोई एक छोड़े हैं तो तीसरा करेंगे, तो तीसरे में 2 हैं और ये दोनों करने पड़ेंगे। पहला है बालू का स्थूलन, बल्किंग ऑफ सैंड। बल्किंग ऑफ सैंड क्या होता है, जब बालू के महीन कणों पर पानी की हल्की बौछार जाती है तो बालू आवेशित होता है और पानी के कणों को अपने चारों तरफ चिपका करके बड़ा महसूस होता है, लगता है कि बालू का कण बड़ा हो गया, तो बालू फूला हुआ महसूस होता है। तो जब ऐसी बालू का प्रयोग हम लोग
यदि रेशियो वॉल्यूम की वजह से मिला, जैसे मान लीजिए 1-2-4 का मसाला बनाना है हमको, 1-2-4 का मतलब 1:2:4 का अगर हमें मसाला बनाना है, तो हम बालू अगर दो दो उससे उठाए अपना जो बॉक्स है, जो बॉक्स आता है नापने के लिए, मेजरिंग बॉक्स, उससे अगर 2 बार हमने उठाया बालू को, तो हमने सोचा 2 हो गया, क्योंकि वो फूला हुआ है तो हमने कम ही लिया है, लेकिन वो ज्यादा लग रहा है। तो ऐसी बालू से मेजरमेंट डिस्टर्ब हो सकता है। तो बालू के फूलने को कुछ इस तरह समझते हैं कि बालू के फूलने से कंक्रीट के अनुपातन पर प्रभाव पड़ता है। इसलिए जब कभी भी अनुपातन करने जाएंगे तो हम बालू के फूलने को, यानी अगर लग रहा है कि वो बालू में नमी है, तो उसको एक बार चेक करते हैं। चेक करने का तरीका जो है वो ये होता है कि इसको देखते हैं, पहले तो देखने से हल्का पता चल जाएगा। दूसरा ये कि कितना फूला है तो हम कितना बढ़ा कर लें। यदि कोई चीज फूला थोड़ा सा ये है, लग रहा है कि ये ज्यादा है, लेकिन ये बाद में कम हो जाएगा जब इसके ऊपर के देखिए, बालू के कणों के ऊपर पानी के एडजॉर्ब वाटर के कारण, पतली झिल्ली के कारण बालू फूल जाता है। जब ये वापस से मशीन में डाल के मिक्सचर चलता है ना कंक्रीट को मिलाने के लिए, तो ये झिल्ली टूट जाती है और फिर बालू अपने मूल आयतन में आ जाता है, तो फिर बालू कम हो जाता है उसमें। तो इसलिए हम थोड़ा शुरू में ही बालू बढ़ा करके लेते हैं ताकि पिचकने पर अपने स्ट्रिक्ट में आ जाए। कितने % बालू फूला है ताकि उसको बढ़ाया जाए, उसके लिए एक सिंपल टेस्ट होता है, लेकिन वो टेस्ट का जिक्र आपको यहाँ पर नहीं करना है कि कैसे बालू का स्थूलन निकालते हैं, उसको नहीं जानना है। हालांकि वो मैंने उस बैच में बताया था जो मेन वाला बैच है, कि उसमें ग्लास के भर कर बालू को ऐसे इस टाइप से किया जाता है, याद होगा आप लोगों को। तो बालू का क्या होता है कि 5% से 6% नमी पर इसका आयतन अधिकतम हो जाता है, 10 से 20 से 30% की वृद्धि हो जाती है। हालांकि इस पर मैं पूरा राम कहानी कर सकता हूं जेई वाले क्लास में, आप लोगों को उतना जरूरत नहीं है। अब 5 से कितना होता है, महीन बालू में फूलना ज्यादा होता है, मोटे बालू में कम होता है, क्योंकि महीन बालू का सरफेस एरिया होता है, द मोर द सरफेस एरिया द मोर द एडजॉर्ब वाटर एंड द मोर द बल्किंग। अब इतना सब बात हम ज्यादा नहीं करेंगे, हल्के में बात कर लेंगे इसमें। बल्किंग ऑप्शन दूसरा है डिलेटेरियस मटेरियल। डिलेटेरियस मटेरियल के बारे में बात जो है वो पिछले लेक्चर में ही हो गई थी, एक इसके पहले वाले पेपर में भी डिलेटेरियस मटेरियल का जिक्र हुआ था। तो देखिए बालू के फूलना को कुछ इस हिसाब से बताया गया है, यहाँ पे मैं आपको दिखा दूं कि बालू का फूलना यानी बल्किंग ऑप्शन, सतही नमी के कारण ये सब हुआ है। बालू इस प्रकार से फूलना, देखिए यहाँ पे बालू का कण है, ठीक है, उसमें फंसी हुई हवा है और पानी की परत उसके ऊपर लग गई, अंदर हवा है, बालू का कण, तो ये काफी बड़ा हो गया। कितना 5। इसका मेन चीज होता है इसका कर्व। कर्व क्या कहता है, ये वाटर कंटेंट है इधर, ये वाटर कंटेंट अगर दिखा लीजिए इधर, और इधर क्या कर लीजिए वॉल्यूम को दिखा लीजिए, ठीक है ना। तो वॉल्यूम काफी बढ़ता है और 5 से 6% पर ये 5 से 6% पर 5 से 6% पर ये अधिकतम होता है। और उसके बाद 10 से 12% पर नमी जब 10 से 12% पहुंचती है तो ये अपने मूल आयतन में वापस आ जाता है, ठीक है। 10 से 12% नमी पर ये देखिए जहां से चला था वहीं वापस आ गया 10 से 12% पर। अधिकतम आयतन ये गेन करता है 5 से 6% नमी पर। v इसका होता है उस समय मैक्स, ठीक है ना, ये फूला हुआ रहता है। ये कर्व भी इंपॉर्टेंट है। अब जानना होगी बालू कैसे फूला हो, तो एक काम करिएगा, फूला हुआ बालू का कुछ आयतन होगा। मान लीजिए बालू लिए फूला हुआ है, उसको नाप लीजिए कितना आयतन है। अब उसमें पानी भर दीजिए ताकि वो ज्यादा पानी जब भरेंगे ना, क्योंकि आपने देखा कि 5 से 6% पर नमी अधिकतम है, जब पानी ज्यादा डालेंगे तो टूट जाएगा, तो आयतन में कमी आ जाएगी। यानी फूले हुए बालू का आयतन में से जो सूखे बालू का आयतन है वो माइनस कर दीजिए। सूखा या फिर मूल आयतन, मूल आयतन कहिए या सूखा आयतन कहें, बात एक ही है। गीला भी रहेगा तो ज्यादा गीला हो जाएगा तब भी मूल आयतन में आ जाएगा। तो बालू का गीला आयतन माइनस सूखे बालू का आयतन और डिवाइडेड बाई सूखे बालू का आयतन, क्योंकि सूखा वाला ही असलियत है। तो ये गीले बालू का आयतन माइनस शुष्क बालू का आयतन बटा शुष्क बालू का आयतन गुणा 100 कर दिए। इससे पता चलता है कि कितने % क्या है इसमें बालू का स्थूलीकरण हुआ। यदि 20% फूली हुई तो 20% बालू को बढ़ा के ले लीजिए, वो क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। तो हो गया बालू का फूलना वाले पर टिप्पणी। अब बात करते हैं हम लोग किस पर, कि किन्हीं 2 प्रश्न, ये पहले वाले के 3 थे, कोई भी 2 कर लेंगे हो जाएगा। डिलेटेरियस मटेरियल, पानी मिलावा में क्षतिकर पदार्थ क्या होता है। मिलावा के अंदर, मिलावे में लकड़ी के टुकड़े हों, कपड़े के रेसे हों, या फिर आपका फाइबर कोई पड़ा हो, या कोई भी कार्बनिक पदार्थ हो। यहाँ पे चौथे नंबर पे लिख लीजिएगा अन्य कार्बनिक पदार्थ, अन्य कार्बनिक पदार्थ, क्योंकि मिलावा खुद ही अकार्बनिक होता है, मतलब इनऑर्गेनिक होता है। तो ये ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक क्या है, इसके बारे में जिक्र मैंने सॉइल मैकेनिक्स में आप लोगों को किया था कि ऑर्गेनिक सॉइल और इनऑर्गेनिक सॉइल क्या होती है। तो ऑर्गेनिक मतलब वो जो जटिल कंपोनेंट हों और जो सॉफ्ट हों, जटिल हों,
और जो इनऑर्गेनिक होते हैं वो गिट्टी विट्टी ये सब इनऑर्गेनिक में आते हैं। इस पर ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा क्योंकि केमिस्ट्री की क्लास हो जाएगी। ये सब अगर यदि मिलावे में पाए जाएंगे तो ये कंक्रीट क्या प्रभाव डालेंगे, जलयोजन की क्रिया को कम ज्यादा कर सकते हैं, ठीक है ना, उत्फूलन पैदा कर सकते हैं, इफ्लोरेसेंस आ जाएगा अगर मिलावे में ऐसी चीजें पाई जा रही तो। सीमेंट पेस्ट व मिलावे के बीच अभिलाग में बाध्यता, यानी सीमेंट और मिलावा आपस में सही तरीके से बॉन्डिंग नहीं बना पाएंगे और ड्यूरेबिलिटी को भी ये खराब कर सकते हैं। तो ये था मिलावे में क्षतिकर पदार्थ और उनका असर, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग, क्या कह रहा है कि किन्हीं दो प्रश्नों, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर दो। अब उसमें से पहला है कि जल सीमेंट अनुपात को परिभाषित करें, कंक्रीट की शक्ति पर जल सीमेंट के अनुपात को प्रभाव बताएं। अरे कल वाले में भी सेम क्वेश्चन आया था प्रोफेसर अब्राहम के ऊपर, तो क्या फिर से बताएं इसी को। भैया जल सीमेंट अनुपात क्या होता है, किसी कंक्रीट में जल और सीमेंट के भार के अनुसार अनुपात को जल सीमेंट अनुपात कहते हैं। इसका कंक्रीट की सामर्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। प्रतिकूल मतलब उल्टा, यानी जल सीमेंट अनुपात बढ़ने पर कंक्रीट की सामर्थ्य क्या होती है, घटती है, बशर्ते कंक्रीट सूकर अवस्था में हो। सूकर का मतलब एक बार मिल गई कंक्रीट ठीक ठाक से, उससे बाद यदि आप पानी ऐड कर रहे हैं तो दैट विल डिक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। प्रोफेसर अब्राहम ने एक लॉ दिया था और उनके लॉ के अनुसार देखिए जल सीमेंट अनुपात को यहाँ पे बताया गया कि जल सीमेंट अनुपात जो होता है वो क्या होता है, जल का भार बटा सीमेंट का भार। प्रोफेसर अब्राहम ने कहा स्पष्टीकरण, यदि जल सीमेंट अनुपात 0.4 रखा जाए तो इसका अर्थ है कि एक बोरा सीमेंट 50 केजी में 20 लीटर पानी जो है मिलाया गया है, ठीक है ना। अब इसमें ये चीज बोला गया कि कंक्रीट की शक्ति पर जल सीमेंट का प्रभाव, ठीक है, जल सीमेंट अनुपात का प्रभाव, प्रतिकूल प्रभाव मैंने बताया। जल सीमेंट अनुपात कंक्रीट के मिश्रण में इस्तेमाल किए गए पानी के वजन का अनुपात है। कम अनुपात के कारण अधिक शक्ति स्थायित्व आ जाता है परंतु काम करने में कठिनाई आती है। अभी बात करते हैं इस बारे में। इस पीडीएफ को यदि आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप तुरंत जाके सिविल टेक सॉल्यूशन के एंड्रॉइड ऐप पर इसको डाउनलोड कर सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात है ये, यदि आप कोर्स की नोट्स चाहते हैं लास्ट टाइम, तो जिन्होंने अभी भी 6th सेमेस्टर का कोर्स, सॉरी 4th सेमेस्टर का कोर्स नहीं लिया है तो 4th ले लें, उनको 3rd वाले की पूरी नोट्स मिल जाएगी। 4th वाला कोर्स लीजिए, 3rd का कोर्स मत लीजिएगा। उसमें जब आप देख रहे हैं वीडियो तो फ्री चल रही थी, अभी का ऑफर क्या है आप जब देख रहे हो तो आप चेक कर लिया कीजिए, कभी वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स या नीचे जो नंबर स्क्रॉल हो रहा है उस पर बात कर लीजिए। आपके लिए बेस्ट कोर्सेज अवेलेबल है, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस, बहुत ही कम प्राइस पे। प्राइस क्यों नहीं रिवील कर रहा हूँ अभी, क्या पता आप वीडियो कब देख रहे हो, बाद में कहेंगे सर आपने ये बोला था हमको इसने मिल रहा है। तो वीडियो कब देख रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। तो आप इस समय प्राइस को अभी जाकर चेक कर लें। आप कोई भी डाउट या शंका हो तो आप नंबर जो दिया गया उस पर बात कर लें, आपकी पूरी मदद की जाएगी, ठीक है। हाँ तो यहाँ पर देख लीजिएगा, जब आपको लगे ना कि ये सब क्या है, कहाँ ऐप वगैरह ये सब बहुत झमेला है, ये लोग लूटते हैं हम लोग को, तो एक चीज जान लीजिएगा, एक बार करके देखिएगा कि आपके दिमाग पर उसका क्या असर पड़ा। एक बार आपको समझना पड़ता है किसी चीज को, ऐप पर आप जाएंगे जब तो आप देखेंगे कि आपकी कितनी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, तब आपको समझ में आएगा। क्योंकि पहली बार में हर चीज में लगता है कि हम कहाँ फंस गए, ठीक है ना, लेकिन बाद में पता चलता है कि हाँ ये चीज हमने सीखी तब समझी। जैसे आप सिंपल है, कोई भी नई कंपनी जियो आई, जियो एक नई कंपनी आई, सबको सबने अपना नंबर एक अच्छा रखा और जियो तो आएगा जाएगा, जियो तो एक ऐसी फर्जी कंपनी है, कब आएगा कब चला जाएगा, तो सबने अपना अपना एक नंबर सेफ रखा और एक नंबर जियो का ले लिया फ्री के चक्कर में। आज सबका जियो वाला नंबर ही चल पा रहा है, बाकी नंबर बंद हो गए। तो कौन प्राइमरी है कौन सेकेंडरी है ये आप तय मत करिए, आप बस कोशिश करिए कि समय पर उस चीज का लाभ उठाइए, तब आपको पता चलेगा कि हमें उसका क्या फायदा मिलेगा। कंक्रीट पर सामर्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ा, तो मैंने बोला कि जल सीमेंट अनुपात के बढ़ने से कंक्रीट की सामर्थ्य घटती है और जल सीमेंट अनुपात को काफी कम कर देने से सामर्थ्य तो बढ़ती है, लेकिन कंक्रीट को बिछाने कूटने में और कॉम्पैक्ट करने में बड़ी मुश्किल होती है, क्योंकि पानी की कम मात्रा, जल का भार बटा सीमेंट का भार, अनुपात को कम करने का अर्थ है कि जल के भार को कम करना। बात समझ आ रही ना। तो इसका क्या असर पड़ेगा, अगर हम बहुत कम रखेंगे जल सीमेंट अनुपात तो फिर कुटाई बिछाई में दिक्कत आएगी, ज्यादा करेंगे तो सामर्थ्य प्रभावित हो जाएगी। तो दोनों में से किसी एक पर समझौता करना हो तो जल सीमेंट अनुपात से करिएगा, कुटाई से कोई समझौता नहीं होगा, कॉम्पैक्शन से कंक्रीट के कोई समझौता नहीं होगा। यदि आप कॉम्पैक्शन करने में नहीं सक्षम है, अच्छे से कूट नहीं पा रहे हैं, तो जल सीमेंट अनुपात को कम मत करिएगा, तब बढ़ा लीजिएगा। जल सीमेंट अनुपात बढ़ेगा, स्ट्रेंथ घटेगी।
कम कूटेंगे स्ट्रेंथ ज्यादा, कम कूटेंगे तब भी स्ट्रेंथ घटेगी, और जल सीमेंट अनुपात को बढ़ाएंगे तब भी स्ट्रेंथ घटेगी। तो भैया कम कूटें कि जल सीमेंट अनुपात को बढ़ा के बढ़िया से कूट दें? भैया जल सीमेंट अनुपात को बढ़ा के बढ़िया से कूट दीजिए, कुटाई से समझौता नहीं होगा, ये चीज जान लीजिए, ठीक है। भले जल सीमेंट अनुपात से हो जाए, इसका रीजन क्या है? रेट है। अभी बात करेंगे, आप में उतना है नहीं उसके बारे में। कंक्रीट इतना थ्योरेटिकल यहाँ रहता है ना, उतना थ्योरेटिकल आगे नहीं है। जल सीमेंट अनुपात का देखिए, कंक्रीट की स्वीकार्यता है। अब यहां पर एक चीज देख लीजिएगा, चलिए, तो ये एक क्वेश्चन आपका यहाँ पे बोला था कि कंक्रीट की शक्ति पर जल सीमेंट का प्रभाव। जल सीमेंट अनुपात कंक्रीट के मिश्रण में इस्तेमाल किए गए पानी के वजन का अनुपात है। कम अनुपात के कारण अधिक शक्ति और स्थायित्व तो आ जाता है, परंतु काम करने में कठिनाई होती है। और ये जो कर्व मैंने बनाया था आपका प्रोफेसर अब्राम का, उस कर्व को अगर बना देंगे कि यहाँ पर है ये जल सीमेंट अनुपात बढ़ा दीजिएगा, वाटर सीमेंट रेशियो बढ़ रहा है, और इधर क्या है आपका स्ट्रेंथ है, देखिए कम था तो स्ट्रेंथ कुछ ऐसे बढ़ी और उसके बाद डाउन हो गई। यानी जल सीमेंट अनुपात जब 0.4 होता है तो देखा गया कि स्ट्रेंथ काफी अच्छी मिली, उसके बाद पानी की मात्रा बढ़ाने पे घट गया। बात सुना रहे, तो सबसे बढ़िया सुटेबल 0.4 होता है। इसमें भी बहुत कहानियां हैं, कभी और बात करेंगे इसके बारे में। इसमें भी बहुत कहानियां क्या है कि जल सीमेंट अनुपात केवल 0.4 रख करके तो आप कंक्रीट को हिला तक नहीं पाएंगे, लेकिन इसके पीछे के काफी सारे लॉजिक हैं जिस पर हम लोग बाद में बात करेंगे, जब जेई वगैरह की क्लास में बात करेंगे तब। केवल इतने से बात नहीं होती है आपको, लेकिन डिप्लोमा में यही याद रखना है, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग आगे। सेकंड नंबर का क्वेश्चन जो है वो बी वाला है, कंक्रीट की सुकरता यानी वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट को परिभाषित कीजिए। जिन घटकों पर कंक्रीट की संचालनता निर्भर करती है, घटक समझाइए। इंग्लिश में मैं क्वेश्चन को बोल दे रहा हूं, आपको बताना है व्हाट इज द वर्केबिलिटी, यानी डिफाइन वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट and also define the factors which affect workability of concrete. Define the factors which affect the वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट, ये इंग्लिश मतलब हुआ। अब वर्केबिलिटी क्या है? कंक्रीट के पूर्ण संघनन के लिए आवश्यक आंतरिक कार्य कंक्रीट की सुकरता कहलाती है। सुकरता जानते क्या होती है? काम करने में आसानी, एजमेंट ऑफ प्लेसिंग, कॉम्पैक्टिंग इज कॉल्ड सुकरता, वर्केबिलिटी। आप जब कंक्रीट को ले जाते हैं तो छोड़ देंगे तो नहीं ना होगा, उसको ले जाके बिछा करके कूटना पड़ेगा। यदि वह काम करने में आसानी हो रही है तो इसका मतलब वो सुकर है, वर्केबल है। यदि काम करने में दिक्कत आ रही है तो कम वर्केबल है, और दिक्कत आ रही है तो और कम वर्केबल है। एक चीज जान लीजिएगा, कंक्रीट को जितना ज्यादा आप वर्केबल बनाएं, खूब गीला कर दीजिए, अपने आप ही जाके सेट हो जाए। कहीं कंक्रीट को एकदम गीला गीला कर दीजिए, जाके पूरा अपने आप खुद बैठ जाएगा जहां जाना होगा बह करके। तो सुकारता तो बढ़ा दिया आपने, क्योंकि इट्स वेरी इजी टू वर्क ऑन इट, दैट इज इट विल बी कॉल्ड वर्केबल, मोर वर्केबल। लेकिन क्या वो कंक्रीट सामर्थ्यवान होगी? नहीं। कंक्रीट की सुकारता पर बहुत ज्यादा असर पड़ता है स्ट्रेंथ का। स्ट्रेंथ अगर सुकारता बढ़ाएंगे तो स्ट्रेंथ घट जाएगी। जल सीमेंट अनुपात बढ़ाने से सुकारता बढ़ती है, जल सीमेंट अनुपात बढ़ाने से सुकारता बढ़ती है। तो कंक्रीट की सुकारता पर कई चीजों का प्रभाव पड़ता है, उसको भी समझाना है। और सुकारता होती क्या है? तो एक चीज जान लीजिएगा, कंक्रीट की सुकारता क्या होती है कि अगर कंक्रीट अपने आप को संघनित करने के लिए यानी कॉम्पैक्ट करने के लिए खुद ही कॉम्पैक्ट हो जा रही है, यानी इंटरनल वर्क डन बाय कंक्रीट इटसेल्फ, यानी यहां क्या लिखा है? कंक्रीट के पूर्ण संघनन के लिए, फॉर कंप्लीट कॉम्पैक्शन ऑफ कंक्रीट, आवश्यक आंतरिक कार्य, इंटरनल वर्क डन बाय कंक्रीट इटसेल्फ टू मेक इट कंप्लीटली कॉम्पैक्टेड इज कॉल्ड वर्केबिलिटी। वर्केबिलिटी कंक्रीट का ही गुण है जिससे वो खुद को क्या कर लेती है? कॉम्पैक्ट कर लेती है, या हमें काम नहीं करने देती है तो वर्केबल है। खुद कर ले रही है या हमें काम नहीं करने दे रही तो वर्केबल है। तो ये परिभाषा हुआ कंक्रीट के पूर्ण संघनन के लिए। इस परिभाषा की जगह ये भी परिभाषा लिख सकते हैं आप कि कंक्रीट में, कंक्रीट को बिछाने, कूटने और संघनित करने में जितनी आसानी होती है उसी को हम लोग वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट या कंक्रीट की सुकारता कहते हैं। उसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? देखिए, ये पिछले क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे दे रहा है कि जल, देखिए पिछला क्वेश्चन था जल सीमेंट के अनुपात का कंक्रीट की सामर्थ्य पर प्रभाव, फालतू बात है ये पिछले क्वेश्चन का आंसर है, इसको आप दे सकते हैं। आपको अभी पूछा फैक्टर अफेक्टिंग वर्केबिलिटी, देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन
थोड़ा गलत लिखा है इसका आंसर। मैं बता दूं, जो ये बोला है कि जिन घटकों, जिन फैक्टर्स पर वर्कबिलिटी डिपेंड करता है उनको बताइए, तो आप किसको बताएंगे जानते हैं? साइज ऑफ, यहाँ पे लिखेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग वर्कबिलिटी, ये मैंने पढ़ाया भी है मेन बैच में, फैक्टर्स अफेक्टिंग वर्कबिलिटी, वर्कबिलिटी। अब ये क्या होते हैं? तो इसमें होता है साइज ऑफ एग्रीगेट, साइज ऑफ एग्रीगेट, शेप ऑफ एग्रीगेट, अभी सबको समझा दूंगा, शेप ऑफ एग्रीगेट, ये सब फैक्टर हैं, वो जो लिखा था वो बेकार। शेप ऑफ एग्रीगेट, उसके बाद आता है वाटर सीमेंट रेशियो, वाटर सीमेंट रेशियो, उसके बाद आता है टेम्परेचर, उसके बाद आता है आपका एक आध और कोई टॉपिक जो वर्कबिलिटी को बढ़ाता है या घटाता है। वर्कबिलिटी पर असर किसका? साइज और शेप ऑफ एग्रीगेट हो गया, वाटर सीमेंट रेशियो भी हो गया, तापमान भी हो गया क्षेत्र का, और उसके साथ साथ नहीं, बस अभी 4 ही मुझे याद है, तो आप 4 ही लिखिएगा, और एक आध याद आएंगे तो मैं बता दूंगा, हैं और भी लेकिन अभी दिमाग में नहीं चढ़ रहा है। तो साइज ऑफ एग्रीगेट, साइज यदि बढ़ रहा है मतलब बड़े बड़े माप के एग्रीगेट है, तो वर्कबिलिटी क्या होगी उनकी? घटेगी, सॉरी बढ़ेगी। क्यों वर्कबिलिटी बढ़ेगी? क्योंकि बड़े साइज के जो एग्रीगेट हैं उनका सरफेस एरिया कम होता है, तो पानी जब डालते हैं तो उनको भिगाने में ज्यादा पानी नहीं लगता है। अच्छा, बालू के कण है, उस पर पानी चढ़ के सोख जाएगा, गिट्टी में नहीं सोखेगा, क्योंकि गिट्टी को भिगा के पानी बच जाता है। बालू को, पूरे कणों को भिगाने में सेम पानी नहीं बचेगा, सेम अमाउंट, 1 गिलास बालू 1 गिलास गिट्टी, दोनों में पानी डालिए, गिट्टी पूरी भीग के भी पानी बचेगा और बालू को सूख जाएगा, उसी के अंदर फंस जाएगा पानी। क्यों? क्योंकि कण छोटे होते हैं तो सरफेस एरिया बढ़ता है, कॉन्टेक्ट एरिया बढ़ने से पानी उसके चारों तरफ चिपक जाएगा। गिट्टी में चिपकेगा लेकिन उतना नहीं। तो यानी साइज बढ़ने से पानी ज्यादा अवेलेबल बच जाता है, जब बचेगा तो वो आसानी से बिछाने में मदद करेगा। तो मोर द साइज मोर द वर्कबिलिटी। शेप ऑफ एग्रीगेट, शेप मतलब राउंडेड अगर है, राउंडेड एग्रीगेट है तो वर्कबिलिटी हाई होगी, वर्कबिलिटी हाई होगी। यदि कोनी कोना एंगुलर एग्रीगेट है तो वर्कबिलिटी कम होगी, क्योंकि गोल गोल जब मिलावे रहते हैं तो उनको बिछाना बड़ा आसान रहता है, ढालेंगे वो बिछ जाएंगे। और जो कोने काने जिसमें इंटरलॉकिंग तगड़ी होती है वो वर्कबिलिटी में दिक्कत करते हैं। तो वर्कबिलिटी कहीं ना कहीं बढ़ने से हर तरह से नुकसान ही है, ठीक है। फिर बात कर रहा है कि WC रेशियो, वाटर सीमेंट रेशियो क्या है? अगर वाटर सीमेंट रेशियो बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है पानी की मात्रा बढ़ेगी, और इससे क्या होता है आपका? प्रभावित होता है कौन? वर्कबिलिटी, वर्कबिलिटी बढ़ जाती है। वाटर सीमेंट रेशियो बढ़ेगा, वर्कबिलिटी भी क्या होगी? बढ़ जाएगी। टेम्परेचर बढ़ जाएगा, यदि टेम्परेचर कहीं का बढ़ रहा है तो कंक्रीट में ये बड़ा दुविधा वाला काम है टेम्परेचर वाला, इसके दोनों असर होते हैं, घटाती भी एक तरह से, बढ़ाती भी है। तो ये रिएक्शन रेट को फास्ट कर देगी, टेम्परेचर अगर क्षेत्र का अधिक है तो रिएक्शन रेट फास्ट कर देती है, जिससे वर्कबिलिटी क्या होती है? दोनों, एक तो लूज करता है तो वर्कबिलिटी घटा भी देता है, इवेपोरेशन करके पानी को खत्म कर लेगा तो वर्कबिलिटी घटा भी देता है। इसमें दुविधा रहती है, हालांकि किताबों में जो लिखा गया है वो वर्कबिलिटी को बढ़ा देने की बात करेगा आपसे टेम्परेचर बढ़ने पे, लेकिन ये पूर्णतः सत्य बात नहीं है। आप जो भी लिखेंगे चलेगा, उससे कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है ना। तो ये 3-4 चीजें आप ध्यान रखिएगा कि फैक्टर्स अफेक्टिंग वर्कबिलिटी ये होते हैं, ना कि जो पीछे लिखा गया था। तो ये हो गया अगला क्वेश्चन का, ये आंसर हो गया। अब इसका अगला है कि मिश्र अभिकल्पन, मिक्स डिजाइन की परिभाषा लिखिए, मिक्स डिजाइन की परिभाषा लिखिए, इसके क्या उद्देश्य हैं। मिक्स डिजाइन, कंक्रीट को डिजाइन मिक्स करने के लिए हम लोग इसकी परिभाषा, कंक्रीट को निश्चित अनुपात में मिलाना ताकि ये वांछित सामर्थ्य का कंक्रीट बन पाए, डिजाइन मिक्स कहलाता है। कंक्रीट को एक ऐसी अनुपात में मिलाना, ऐसे अनुपात में उसका विकल्पन करना ताकि हम जो सामर्थ्य चाहते हैं वो हमें मिल जाए, उसका मिक्स डिजाइन कहलाता है। पढ़िएगा, अच्छी सामर्थ्य तथा गुण वाली कंक्रीट तैयार करने के लिए इसके संगठकों, सीमेंट, महीन मिलावा, मोटा मिलावा, पानी को युक्ति संगत अनुपातन व मिश्रण कंक्रीट का मिक्स अभिकल्पन कहलाता है। अपनी जो सामर्थ्य हम डिजायरेबल स्ट्रेंथ प्राप्त करने के लिए, डिजायरेबल, वांछित शब्द की अंग्रेजी मुझे उस समय नहीं आ रही थी थोड़ी देर पहले, उसको कहते हैं डिजायरेबल। देखिए याद आ गया, डिजायरेबल मतलब वांछित होता है, ठीक है ना। तो डिजायरेबल स्ट्रेंथ की कंक्रीट पाने के लिए हम जो सीमेंट, महीन मिलावा, मोटा मिलावा और पानी का मिश्रण बनाते हैं, कि कितना मिश्रण बनाए तो अच्छा स्ट्रेंथ मिले, उसी को कहते हैं डिजाइन मिक्स करना, ठीक है ना। इसके क्या उद्देश्य होते हैं? मिक्स निर्धारण के उद्देश्य क्या है? तो इसके उद्देश्य क्या होते हैं भाई? हमें निर्धारित गुणों वाली, जैसा चाहे वैसे कंक्रीट मिल जाए, कंक्रीट की उत्पादन लागत कम से कम हो, यानी खर्चा कम से लगे, स्ट्रेंथ हमको बढ़िया मिल जाए, कंक्रीट मिक्स, यही दोनों इसके उद्देश्य हैं। कंक्रीट मिक्स इस प्रकार निर्धारित करना चाहिए कि कार्य के प्रकार के अनुरूप गीली कंक्रीट सुकर बनी रहे और कठोर होने पर वांछित सामर्थ्य ग्रहण कर सके और कंक्रीट उत्पादन मुतवई हो। यही सब इसके उद्देश्य हैं, उद्देश्य यही होना चाहिए।
तो इसको एक बार खाली रीडिंग लगाना है आपको, वो हो जाएगा। किन्हीं दो भागों को उत्तर दीजिए। गोदाम में सीमेंट स्टोर करते समय कौन कौन से एहतियात बरते जाने चाहिए? क्या क्या आप सावधानी बरतेंगे जब गोदाम में आपको सीमेंट को स्टोर करना पड़ेगा? जाहिर सी बात है, सिंपल सिंपल कुछ है। गोदाम की दीवारें, छत व फर्श सीलनरोधी होने चाहिए। दीवारों में खिड़कियां कम से कम हो, और जो हो भी वो बंद रहे। गोदाम का फर्श ईंटों या कंक्रीट का बना, जो फर्श है वो ईंट या कंक्रीट का बना हो, नीचे ऐसा कच्चा जमीन पे नहीं रखना चाहिए। सीमेंट के बोरे सीधे फर्श पे न रख करके लकड़ी के तख्ते बिछा के तब रखने चाहिए। सीमेंट में नमी आई, कहानी खत्म हो जाएगी। तो ये सीमेंट के गोदाम, जो वेयर हाउस जिसको बोलते हैं, गोदाम मतलब क्या होता है? वेयर हाउस। तो वेयर हाउस का हिसाब किताब है कि वेयर हाउस रखने के लिए क्या व्यवस्था है। बोरों को एक दूसरे से सटा कर रखना चाहिए ताकि उनके बीच वायु का, फ्री एयर का सर्कुलेशन ना हो। उसके बाद चट्टों की ऊंचाई, एक के ऊपर एक बोरा रखेंगे ऐसे ऐसे ज्यादा से ज्यादा आप 15 बोरे रख सकते हैं। उससे ज्यादा बोरे ज्यादा रखेंगे तो नीचे वाला दब के सेट हो जाएगा। तो 15 बोरे से ज्यादा यानी 4.5 मीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए। अधिक ऊंचे चट्टों के निरीक्षण में दिक्कत आती है और तली के बोरे अधिक बोझ पड़ने के कारण फट जाते हैं अथवा उनका सीमेंट सेट हो जाता है। बात समझ रहे ना? तो ये था सीमेंट में जो वेयर हाउस में स्टोर करते हैं उसके लिए आवश्यक सावधानियां। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग किसकी, आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। जब सीमेंट गोदाम में आए तो उस पर आगत की, हाँ ये बिल्कुल अच्छी बात है। जब एंट्री किया सीमेंट गोदाम में रखने के लिए तो उस पर आने वाली दिन अंकित कर दीजिए कि ये आज आया है। इसको पहले निकालिए, जो बाद में आया उसको बाद में। क्यों? जो पड़ा पड़ा सड़ जाए, 3 महीने से ज्यादा पुराना होता है जब सीमेंट, तो उसकी स्ट्रेंथ घटने लगती है, आपको भी मालूम है। 3 महीने पुराना होगा, स्ट्रेंथ 10%, 6 महीने में 20%, साल भर में 6 महीने में, 3 महीने में 20%, 3 महीने तक कोई कमी नहीं। 3 महीने से ऊपर बढ़ा 20% की कमी आ गई। 6 महीने हुआ 30%, साल भर में 40%, 2 साल में 50% तक की कमी आ जाती है सीमेंट की स्ट्रेंथ में। इसलिए जो पहले आया उस पर डेट टांगिए और पहले उसको निकालिए, मतलब काम करते समय। ठीक है, या उपयोग के लिए उतना ही सीमेंट बाहर निकालिए जो उसी दिन कार्य पर लग जाए, सेम डे। यदि संभव हो तो वर्षा ऋतु में सीमेंट का भंडारण नहीं करना चाहिए। वर्षा ऋतु यानी बारिश के मौसम में सीमेंट के बोरों को पॉलिथीन की शीट से ढक देना चाहिए। कार्यस्थल से लौटे खाली बोरों का लेखा रखना चाहिए। आपने सीमेंट को गोदाम से निकाला तो देखिए जितना सीमेंट गया उसका खाली बोरा आया कि नहीं। मान लीजिए जरूरत 10 ठो की है, 20 ठो भिजवा दीजिए, बोरा भी 2-20, कहाँ गया सीमेंट? नहीं लगाएंगे इंजीनियर साहब, अपने घर में रख लेंगे सीमेंट, होता है ऐसा। तो बोरा का भी ब्यौरा मांगा जाता है। अब आगे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कंक्रीट के स्थापन यानी प्लेसमेंट ऑफ कंक्रीट, कंक्रीट को ले जाके प्लेस करना, मतलब बन गया। कंक्रीटिंग ऑपरेशन में क्या क्या होता है? सबसे पहले आप क्या करते हैं? कंक्रीट का बैचिंग करते हैं, उसके बाद मिक्सिंग करते हैं। उसका सबसे पहला काम तो मेजरिंग, मेजरिंग हो गया, बैचिंग हो गया, मिक्सिंग हो गया, उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन हो गया, उसके बाद प्लेसिंग हो गया, उसके बाद कॉम्पैक्शन हो गया, उसके बाद फिनिशिंग हो गया, और उसके बाद तराई हो गया। ये इतनी चीजें हैं कंक्रीटिंग करते समय जो लाइन से मैंने आपसे बोला। तो उसमें से एक चीज होता है प्लेसिंग। कंक्रीट मिक्स हो गई, उसको ले जाके ट्रांसपोर्ट किया आपने, ढोया, और ढो के एक जगह ले जाकर पलटा। तो प्लेसिंग से आपका क्या तात्पर्य है? कंक्रीट के स्थापन के दौरान कौन कौन से एहतियात बरते जाने चाहिए? जब कंक्रीट को ढो के एक जगह से दूसरी जगह ले गए, चाहे लिफ्ट से उठा के ऊपर ले गए, तो जब छत पे पटकने जाएंगे तो उस समय क्या क्या एहतियात यानी सावधानी बरतेंगे? कंक्रीट को ऊंचाई से मत पटकिए, नहीं सेग्रीगेशन हो जाएगा। ये सबसे बड़ा एहतियात है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो कह रहा है कि कंक्रीट का स्थापन, कंक्रीट को सही अनुपात में मिक्स करके उसे उपयोग करने वाली जगह पर ले जाकर संरचना को तैयार करने के लिए डालना या बिछाना करना ही कंक्रीट का स्थापन कहलाता है, यानी प्लेसिंग कहलाता है। कंक्रीट की अन्य क्रियाओं की तरह, कंक्रीट की अन्य क्रियाओं की तरह कंक्रीट का बिछाना भी एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। क्या सावधानी रखेंगे? कंक्रीट की अधिकतम सामर्थ्य प्राप्त करने के लिए इसका अच्छे ढंग से मिक्स डिजाइन वह उत्पादन ही पर्याप्त नहीं, बल्कि इसको मौके पर ठीक प्रकार, देखिए लंबा खींचा ना, कंक्रीट को ठीक प्रकार सामर्थ्य प्राप्त करने के लिए इसका केवल ठीक से मिक्सिंग और बैचिंग ही नहीं बल्कि प्लेसिंग भी इंपॉर्टेंट है। मालूम है? बढ़ाइए 2 लाइन आगे देखिए। आवश्यक है कंक्रीट की अंतिम जमने की क्रिया, फाइनल सेटिंग शुरू होने से पहले इसे कार्यस्थल पर ठीक प्रकार से डालकर इसकी कुटाई पूर्ण कर लेनी चाहिए। अंतिम जमाव शुरू होने पर कंक्रीट को कदापि, अंतिम जमाव मतलब 30 मिनट के बाद, इसको नहीं छेड़ना चाहिए, अन्यथा यह अपनी पूर्ण सामर्थ्य ग्रहण नहीं कर पाएगी। बिछाते समय कंक्रीट को अधिक ऊंचाई से, मेन बात यहां शुरू हुई है, बिछाते समय कंक्रीट को अधिक ऊंचाई से नहीं पटकना चाहिए क्योंकि ऐसा करने पर इसका सेग्रीगेशन हो सकता है। मुक्त पतन, फ्री फॉल 1.5 मीटर से अधिक नहीं होना चाहिए। यदि अगर बहुत ऊंचाई से डालना भी है ना तो
ट्रेमी आती है, ट्रेमी मतलब होता है पाइप की तरह होता है, कुप्पी, तो उससे होके धीरे धीरे सरकाया जाता है। अगर बहुत ऊंचाई से डालना हो, मजबूरी में किसी गड्ढे में कंक्रीट भरना हो, तब के केस में। कंक्रीट को अंतिम रूप से बिछाने में कुछ अधिक समय लगता है, तो इसे बेलचे अथवा अन्य उपकरण से हिलाते डुलाते रहना चाहिए। इससे कंक्रीट सख्त नहीं होने पाएगी। कंक्रीट को मौके पर डालने के साथ साथ इसकी कुटाई व संपूर्ति भी करते रहना चाहिए। कंक्रीट की तराई को परिभाषित कीजिए, इसके विभिन्न तरीके कौन कौन से हैं। ये सेम क्वेश्चन तराई वाला ढाक करके और ये स्टीम उस्टीम सीधे पिछले पेपर में आया था। ठीक इसके प्रीवियस मतलब इसके पहले एक सेट और मैं कराया हूं, उस सेट में तराई की सारी बातें कर ली गई हैं, तो कृपया करके यहाँ पे स्किप कर रहा हूं, जरूरत नहीं है। पहला वाला पार्ट अगर देखें तो इसकी जरूरत आपको बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो ये आपका हो गया इसके बारे में, ठीक है ना, कि तराई करने के क्या क्या तरीके हो गए कंक्रीट के। अब बात करते हैं हम लोग, हाँ, कंक्रीट में जोड़। देखिए नया क्वेश्चन आया, तो कंक्रीट में जोड़ को समझाइए। आइए जोड़ को, लोकेशन को, हिसाब को देखते हैं जरा क्या क्या होता है जोड़। जब जोड़ों की बात करते हैं, पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया कि कंक्रीट में विस्तार जोड़ को समझाइए। विस्तार का मतलब होता है एक्सपेंशन ज्वाइंट। क्या होता है? एक्सपेंशन ज्वाइंट। मैं आपको एक चीज बता दूं सिंपल, ज्वाइंट पहले कंक्रीट में समझिए। कंक्रीट में जो ज्वाइंट होते हैं, ज्वाइंट वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है कंस्ट्रक्शन ज्वाइंट, कंस्ट्रक्शन ज्वाइंट यानी निर्माण जोड़, कंस्ट्रक्शन ज्वाइंट यानी निर्माण जोड़। और दूसरा होता है फंक्शनल ज्वाइंट यानी क्रियात्मक जोड़। फंक्शनल ज्वाइंट यानी क्रियात्मक जोड़। और फंक्शनल ज्वाइंट दो टाइप के होते हैं, अभी बताते हैं। अभी फंक्शनल ज्वाइंट का पहला होता है कंट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन यानी संकुचन, और फिर होता है एक्सपेंशन यानी प्रसार, ठीक है ना। ये हो गए टाइप इसके। ज्वाइंट दो टाइप के हुए, कंस्ट्रक्शन यानी निर्माण जोड़, फंक्शनल मतलब क्रियात्मक जोड़। निर्माण जोड़ क्या होते हैं? निर्माण जोड़ का मतलब होता है जब कंक्रीट को ढालते जाते हैं तो बहुत लंबा ढल गया मान लीजिए, ठीक है, तो उसको बहुत दूर तक एक ही कंक्रीट को नहीं ढाल सकते, क्योंकि जब वो फैलता है ना, जब गर्मी पड़ेगी फैलेगा तो टूट जाएगा। तो बीच में एक गैप डालिए, जबरदस्ती है डालिए, ठीक है ना, तो उसको बोलते हैं फंक्शनल जोड़। फंक्शनल मतलब वो फंक्शन है उनका, इसके बारे में नहीं, कंस्ट्रक्शन की बात नहीं कर रहा, हम लोग फंक्शन की बात कर रहे हैं। फंक्शन क्या है? कंक्रीट के प्रसार या फिर संकुचन के को मैनेज करने के लिए जो जोड़ डाले जाते हैं वो फंक्शनल जोड़ होते हैं। और कंट्रैक्शन क्या होते हैं? कंस्ट्रक्शन वाले, निर्माण के दौरान यदि काम को किसी वजह से रोकना पड़ गया, ठीक है ना, निर्माण के दौरान यदि काम को किसी वजह से रोकना पड़ गया, मान लीजिए आज ढलाई होती गई, किसी वजह से काम ब्रेक हुआ, तो फिर कल उसी जगह से आगे फिर कंक्रीट भरनी है, तो भाई बीच में तो नहीं छोड़ सकते हैं कंक्रीट को, कि क्योंकि जोड़ पड़ जाएगा उसमें अपने आप। तो ये जो जोड़ हैं वो डाले नहीं जाते हैं, वो अपने आप बन जाते हैं। यानी जब आप चाहते हैं कि हमारा काम सतत रूप से, कंक्रीट सतत होनी चाहिए, जानते हैं जब छत वत की ढलाई होती है तो एक का एक किया जाता है, रात हो जाए चाहे दिन हो जाए चलता रहता है काम। लेकिन यदि ऐसा नहीं हुआ तो कंक्रीट में बीच में जोड़ आ जाएगा, उस जोड़ को बोलते हैं निर्माण जोड़ यानी कंस्ट्रक्शन ज्वाइंट। उसको हम लोग ये कोशिश करते हैं कि ना पड़े, लेकिन इनको तो पड़वाना पड़ता है। पड़वाना इसलिए पड़ता है कि कंक्रीट जब फैले या सिकुड़े तो उसको स्पेस मिल पाए। तो कंक्रीट को ढालते समय खूब लंबा ढाल नहीं, एक जगह गैप छोड़े, फिर गैप छोड़े, ताकि फैलने के लिए, और संकुचन के लिए भी, संकुचन के लिए और जल्दी जल्दी छोड़ना पड़ता है। क्यों? कंक्रीट सिकुड़ती भी है तब भी फट जाने के चांस होते हैं। तो फिर छोटा, मान लीजिए एक ब्लॉक है, दो ब्लॉक है, तो एक ब्लॉक सिकुड़ा 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 तो ठीक है, पूरी कंक्रीट सिकुड़ने लगेगी तो सिकुड़ नहीं पाएगी और क्रैक कर जाएगी। समझ में आया बात? जैसे जाड़े में जब स्किन सिकुड़ती है तो फट जाती है, उसी तरह से कंक्रीट भी। इसलिए जगह जगह पे उसमें क्या बनाते हैं? फंक्शनल जोड़ बनाते हैं। फंक्शनल में पहला होता है कॉन्ट्रैक्शन, दूसरा होता है एक्सपेंशन। तो बात किसकी पूछा है? एक्सपेंशन की। अब एक्सपेंशन को पूछा है तो कैसे एक्सपेंशन को एक्सप्लेन करेंगे? यहाँ पे समझाया है, यहाँ पे बनाया भी है, देख लीजिएगा। यहाँ पे ये जगह जगह कई जगह पे दिए जाते हैं फंक्शनल जोन। देख लीजिए, एक यहाँ पे मान लीजिए कोई दीवार है, एक और दीवार है, ब्लॉक, एक ब्लॉक। ब्लॉक का मतलब होता है ये पूरी बिल्डिंग होगी, एक पूरी बिल्डिंग का ब्लॉक ब्लॉक, और यहाँ पे एक ब्लॉक है यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे एक्सपेंशन गैप दिया गया है, यहाँ पे भी एक्सपेंशन गैप दिया गया है, यहाँ पे भी, क्योंकि ब्लॉक्स वगैरह जब फैलते हैं या कोई भी स्ट्रक्चर फैलता है तो जगह उनके बीच में दी जाती है, ताकि फैलते समय वो स्थायी रूप से एक दूसरे को टच न करें या विकृत न करें। तापक्रम के बढ़ने पर संरचना में प्रसार के कारण आंतरिक संपीड़न प्रतिबल उत्पन्न होते हैं। मान लीजिए कोई चीज ऐसे एकदम आप सटा के बना दिए ऐसे,
अब ये फैलेगा, मान लीजिए पेन ही कंक्रीट की फैलेगी, जब फैलेगा ना तो ये हमको धक्का देगा और जा तो नहीं पाएगा, तो ये दबने लगेगा। असल में फैल जाता तो स्ट्रेस नहीं आता, लेकिन फैलना चाहता है और हमने दबा दिया, इसका मतलब संपीड़न प्रतिबल आ जाएंगे। आप सोच रहे होंगे फैलने से तनाव आएगा, गलत। सोम में पढ़ाया गया है कि जब कोई चीज फैलती है, तापमान बढ़ता है, तो संपीड़न प्रतिबल आता है। टेम्परेचर स्ट्रेस एक टॉपिक है सोम में, उसमें पढ़े होंगे आप इस चीज को। 10 डिग्री सेल्सियस तापमान के बढ़ने पर 30 मीटर लंबी संरचना लगभग 10 फैल जाती है। यानी यदि 30 मीटर लंबा कोई कंक्रीटिंग कार्य है और तापमान में बढ़ोतरी 10 डिग्री, जैसे जाड़े में तापमान कम है, गर्मी में 10 डिग्री सेल्सियस हो गया तापमान बढ़ के, जाड़े में तापमान 20 है, गर्मी में 30 पहुंच, गर्मी में 40-44 तक पहुंच जाता है कई बार। तो उस समय कंक्रीट अगर 30 मीटर की है ब्लॉक, तो वो 10 तक फैल जाता है। वो 10 कहाँ जाएगा, जगह चाहिए ना। तो आगे देखिए यहाँ पे, साधारण भवनों में प्रसार जोड़ की विशेष आवश्यकता नहीं होती। साधारण मतलब हम लोग का 30 मीटर का थोड़ी होता है बिल्डिंग, साधारण में आवश्यकता नहीं होती, परंतु बड़े भवनों में प्रत्येक 30 से 45 मीटर की दूरी पर एक प्रसार जोड़ देना आवश्यक है। LTHE आकार के भवनों में संपूर्ण पर मिलने वाली दीवारों के संगम पर यह जोड़ विशेष तौर पर लगाए जाते हैं। खुली छत स्लैब के तापीय प्रसार से भवनों को अधिक क्षति पहुंचती है, क्योंकि फैलने पर स्लैब पार्श्व दीवारों और पैरापीट को बाहर की ओर धक्का दे। मान लीजिए छत की स्लैब है, वो ऐसे बढ़ने लगी तो दीवारें वगैरह गिरा देगी अगल बगल की, इसको पार्श्व दीवार यानी पैरापेट कहते हैं, ठीक है ना। तो आप लोग ये प्रसार जोड़ के बारे में बताया गया। प्रसार जोड़ का महत्व क्या है, देखिए, किसी भी संरचना में प्रसार को आसानी से सहन करता है। ज्यादा तापमान में परिवर्तन को सहन करना भूकंप जैसी आपदा से बचाने के लिए भी उपयोगी है, क्योंकि भूकंप में भी एक सब एक दूसरे से जुड़े नहीं होते, हल्का हल्का दूरी होती है, तो एक हिलता है तो दूसरे को, भूकंप में संरचनाएं हिलती हैं, तो जब अगर गैप रहेगा तो हिलेंगी भी, तो एक दूसरे को टक्कर नहीं मारेंगे तो गिरेंगी नहीं। तो वो एक तरह से अर्थक्वेक रेजिस्टेंस का भी काम करता है। सड़क निर्माण में इसका बहुत महत्व, क्योंकि सड़कें बहुत लंबी लंबी बनती कंक्रीट की, इसलिए सड़कों में देखते होंगे ऐसे ब्लॉक ब्लॉक में कंक्रीट ढाली जाती है। पूरा एक का एक नहीं होता, बीच बीच में देखते होंगे एक ढाला गया, फिर दूसरा, फिर तीसरा, ऐसे ढाला जाता है सड़कों। तो ये है एक्सपेंशन जॉइंट। ठंडे मौसम में कंक्रीटिंग क्या है, क्या ठंडे और गर्म मौसम में कंक्रीटिंग पढ़ाए हैं मेन बैच में, याद होगा आप। ठंडे मौसम की कंक्रीटिंग के दौरान कौन कौन सी एहतियात यानी सावधानियां बरतनी पड़ती हैं, यही आपको बताया, पूछा है यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए, ये सब आप लोग पढ़े हुए हैं, बस एक बार आपको सुनना है कि हाँ ये सब पढ़े हैं कि नहीं। ठंडे मौसम में जब 4 डिग्री सेल्सियस, 10 से ही कम, 4 तो मान लीजिए अति हो गया, लेकिन 10 से 5 डिग्री सेल्सियस से नीचे किया जाता है तो उसे ठंडे मौसम में कंक्रीटिंग कहते हैं। ठंडे मौसम में जलयोजन, देखिए 10 के नीचे तापमान ठंडा मान लिया जाता है, सामान्य तरीके से हो जाएगा, लेकिन जब 5 के नीचे या 4 के नीचे जाता है ना तो विशेष व्यवस्था करनी पड़ जाती है। जैसे चलो 10 के नीचे ठंडा है, थोड़ा दिन के समय में कर लिया जाएगा, रात को नहीं किया जाएगा, लेकिन यदि तापमान 4 से नीचे गया तो बहुत विशेष दिक्कत है, बहुत ज्यादा व्यवस्था की जरूरत पड़ती है। ठंडे मौसम में कंक्रीटिंग के समय सावधानियां क्या है, पहला, कंक्रीट का तापमान 4.5 से कम नहीं होना चाहिए, और बिछाने व कुटाई के कार्य के पश्चात कंक्रीट के कठोर होने तक यह तापमान 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे नहीं गिरना चाहिए। जब कंक्रीटिंग कर रहे हैं तो 4.5 से नीचे नहीं, लेकिन चलो रात हुई तापमान गिरा भी तो 2 से नीचे कभी नहीं जाना चाहिए, पहली बात है। नहीं जाने का मतलब कैसे न जाए उसके लिए भी बात करेंगे अभी 1 बाय 1। देखिए यहाँ पे क्या है, हाँ, हिमीकरण यानी फ्रोजन आधार सतह पर कंक्रीट नहीं बिछानी चाहिए। जहां पर बर्फ पहले से गिरी हुई है वहां कंक्रीट मत बिछाइए, क्योंकि तापमान बढ़ने पर बर्फ पिघलेगी और कंक्रीट का असम निषेधन होने की संभावना बने, तो इससे संरचना में दरार। मान लीजिए कहीं पर बर्फ जमी हुई थी, वहां कंक्रीट बिछा दिए, कहीं की बर्फ पिघल गई, कहीं की नहीं पिघली, तो फिर कंक्रीट टूट जाएगी, ठीक है। प्रबलन इस्पात तख्ताबंदी आधार सतह जो कंक्रीट के संपर्क में आनी है, पड़ी बर्फ को साफ कर लेना चाहिए। यानी यदि बर्फ कहीं पर जमा हुआ है कंक्रीट के, जहां पर मान लीजिए प्लाई वलाई लगाए, छड़ डाले हैं कि अब कंक्रीट डालना है, उसमें भी बर्फ जम गया तो उसको भी हटा लीजिए, साफ करिए। तुषार यानी फ्रॉस्ट से क्षतिग्रस्त कंक्रीट को निकाल देना चाहिए। पुरानी कठोर हुई कंक्रीट ठंडी सतह पर उच्च तापमान वाली नई कंक्रीट नहीं डालनी चाहिए। जैसे मान लीजिए आप कोई कंक्रीट है जो पहले से छत बनी हुई है, आप उसके ऊपर निर्माण कर रहे हैं और अभी अपनी कंक्रीट को थोड़ा गर्म करके आप डाल रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ा करके, तो वैसी उसको मिलाना नहीं चाहिए, क्योंकि मिक्स नहीं होगा, वो टेम्परेचर वेरिएशन के कारण एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। एक एक फैलेगा, एक सिकुड़ेगा, कहानी खत्म। आगे देखिएगा, अलगाव हो जाएगा। ठंडी कठोरी, यहाँ पे
कंक्रीट का तापक्रम बढ़ाने के लिए इसमें मिलाए जाने वाले पानी को 60 डिग्री सेल्सियस तक गर्म कर लेना चाहिए। यह विधि सरल और सस्ती पड़ती है। जब कंक्रीट करना हो ठंडे जगह पे तो पानी को क्या करना चाहिए, 60 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करके तब मिलाना चाहिए। ठीक है। सीमेंट को सीधे गर्म पानी में नहीं डालना चाहिए, ऐसा करने पर सीमेंट तुरंत सेट हो जाता है, क्योंकि देखिए गर्म पानी से रिएक्शन फास्ट हो जाती है। पहले मिलावे और गर्म पानी को आपस में मिलाना चाहिए, जैसे गिट्टी डालें, बालू डालें, पानी डाल के मिला लो, फिर सीमेंट डालो लास्ट में, ताकि मिलावा उधर गर्म हो गया है, पानी भी हल्का ठंडा हो जाएगा, अब सीमेंट डालो, मिलाओ और तुरंत जाके बिछाओ। तो ये काम होना चाहिए। कंक्रीट के लिए हिमीकरण, फ्रोजन मिलावे का प्रयोग नहीं करना चाहिए। कंक्रीट के हिमीकरण को रोकने के लिए सॉल्ट या अन्य रसायनों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। कंक्रीट के गुणों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले जाते हैं। कुछ केमिकल ऐसे आते हैं जिनको यदि कंक्रीट में डाल दिया जाए तो वो जमने से रोक देंगे उसको, ठीक है, लेकिन वो कंक्रीट को नुकसान करते हैं। ठीक है। कंक्रीट की कठोरीकृत दर को बढ़ाने के लिए इसमें सीमेंट के भार के अनुपात में 1.5% तक कैल्शियम क्लोराइड, जानते हैं ठंडा जब मौसम होता है ना तो कंक्रीट जमता ही नहीं, बड़ा स्लो जमता है, तो कैल्शियम क्लोराइड जो होता है CaCl2, ये बड़ा तेज त्वरक है और ये 2% से ज्यादा कभी नहीं मिलाना चाहिए। तो ये लगभग 1.5% तक आप मिला दीजिए, ये तेज रेट से क्या करेगा, कंक्रीट को बढ़ा देगा कम तापमान पर भी। सीमेंट की जलयोजन उष्मा को बनाए रखने के लिए कंक्रीट को बिछाई व कुटाई के बाद फर्माबंदी का उष्मारोधन, मान लीजिए कंक्रीट आपने कहीं पर बिछाया, ठंडी ज्यादा, ऊपर स्टार्ट से ढक दीजिए ताकि ऊपर का बर्फ वगैरह न गिरे, ठंडी से बचा रहे। ठीक है, तो कंक्रीट सेट हो जाएगा। अब आ रहा है अगला क्वेश्चन जो बोल रहा है, लास्ट होगा 5वें क्वेश्चन में। पहला बोला निम्न को समझाइए। पहला है बहुलक कंक्रीट यानी पॉलीमर कंक्रीट, फिर है फेरो सीमेंट। बहुलक कंक्रीट यानी इसके बारे में बात पिछले लेक्चर में हो चुकी है कि पॉलीमर कंक्रीट क्या होती है। मैंने बताया था कि प्लास्टिक के कचरे को सीमेंट की जगह पर यूज करके पॉलीमर कंक्रीट बनाई जाती है, जो बहुत ही अच्छी स्ट्रेंथ वाली होती है। इसके ठीक पहले वाला जो कंक्रीट का वीडियो है उसको जरूर देख लीजिएगा। फेरो सीमेंट उसमें नहीं था, तो ये सुनिए फेरो सीमेंट। फेरो सीमेंट होता क्या है, असल में ये कोई सीमेंट का टाइप नहीं है। जैसे आपने सल्फेट रेजिस्टेंट सीमेंट सुना, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट सुना, फेरो सीमेंट होता है सीमेंट और बालू के मसाले में तार की जाली का प्रबलन देके बनाया जाता है। जैसे कंक्रीट बनती है तो छड़ वगैरह डालते हैं, उसमें कंक्रीट डालते हैं तब ना, ऐसे तार की, महीन तारों की जाली बना के बालू सीमेंट का मसाला डाल करके उसका बनाया जाए, तो वो सीमेंट कहा जाता है उसको फेरो सीमेंट। लेकिन वो फेरो सीमेंट नहीं, वो एक तरह से बिना गिट्टी वाली और बिना छड़ वाली कंक्रीट है, जिसमें छड़ों की जगह पर तारें डाली गई हैं और गिट्टी को हटा दिया गया पूरी तरह से, उसको फेरो सीमेंट नाम दिया जाता है। तो ये हो गया फेरो सीमेंट, ठीक है ना, और बहुलक कंक्रीट हो गई। अब बात करते हैं हम लोग किसकी, हाँ, अब बात करते हैं 5वें का जो ब है, वो कह रहा है कि कठोरीकृत सीमेंट के विभिन्न गुणों को, गुणधर्म को समझाइए। गलत क्वेश्चन है, कठोरीकृत सीमेंट नहीं होता है, या तो कठोरीकृत कंक्रीट होगा, या तो जो सीमेंट होगा तो सीमेंट के गुणधर्म को पूछना नहीं, यहाँ लॉजिक नहीं है, तो यहाँ सीमेंट की जगह पर कठोरीकृत सीमेंट कंक्रीट होगा। तो उसके गुणों, कठोरीकृत का मतलब होता है हार्ड कंक्रीट की, हार्डेंड कंक्रीट की प्रॉपर्टी। अगर आपने पढ़ा होगा कंक्रीट टेक्नोलॉजी तो सबसे पहला टॉपिक यही था, प्रॉपर्टीज ऑफ कंक्रीट में, एक हार्डेंड स्टेट में और एक प्लास्टिक स्टेट में। दो स्टेट में कंक्रीट की प्रॉपर्टी पढ़ाई गई होगी। प्लास्टिक स्टेट में मतलब जब कंक्रीट में पानी वानी मिलाया गया तो उस समय उसके अंदर सुकारता होती है, सेग्रीगेशन हो सकता है, ब्लीडिंग हो सकती है, यही 3 चीजें उस समय होती हैं। और जब वो मजबूत होती है तो उसके अंदर क्या क्या आता है, स्ट्रेंथ आता है, ड्यूरेबिलिटी आती है उसके अंदर जो बाकी स्ट्रेंथ में कई स्ट्रेंथ हो गए, टेंसाइल है, कंप्रेशन है, फ्लेक्सरल है, ये सारे स्ट्रेंथ आते हैं। तो इसमें जो समझाया गया है कि कंक्रीट में सुकारता बताया गया, ये हार्डेंड कंक्रीट का नहीं है, ये तो प्लास्टिक कंक्रीट का है। तो पहले इसको काटिए, नहीं होगा। पृथक्करण, ये भी ताजी कंक्रीट का है। निस्त्रवण, ये भी ताजी कंक्रीट का है। ये सब नहीं लिखना आपको। आपसे पूछा गया कठोरीकृत कंक्रीट, हार्डेंड कंक्रीट का प्रॉपर्टी। गीली अवस्था में कंक्रीट जो होती है उसको प्लास्टिक कंक्रीट की प्रॉपर्टी कहते हैं, और ये तीनों गीली अवस्था के गुण हैं। जब कंक्रीट कठोर हो जाती है तब के गुण उसके कौन कौन से हैं, पता नहीं इसमें बताया भी गया है कि नहीं किया गया है। हाँ, ये सब बताया गया है, आगे देखिए यहाँ पे, अब बताया गया है यहाँ पे, ये सब उसके हैं। क्या है, रुक्षता है, सामर्थ्य है, टिकाऊपन है, ये सब उसका कौन से गुण है। सामर्थ्य है, रुक्षता मतलब हार्सनेस होती, कंक्रीट रुक्ष होता है, और ये सब हार्ड एंड स्ट्रेट। टिकाऊपन मतलब ड्यूरेबिलिटी आ जाती है उसके अंदर, इम्परमेबिलिटी आ जाती है, मैं लिख देता हूं, इम्परमेबिलिटी
इम्परमेबिलिटी ये गुण है हार्ड एंड स्ट्रेच में, इम्परमेबिलिटी, ड्यूरेबिलिटी, ड्यूरेबिलिटी और साथ साथ में हार्सनेस यानी रुक्षता, हार्सनेस, और उसके साथ साथ स्ट्रेंथ, जितनी भी स्ट्रेंथ है वो सब, ये सारी चीजें उसके अंदर क्या होती हैं, आ जाती हैं। 3 ही दिया गया है, आप 4 लिख लीजिएगा, ये सारी चीजें लिख लीजिएगा तो ये हो जाएगा, और वो ऊपर के लिखने की जरूरत नहीं है आपको। उसके बाद बोल रहा है 5वें का लास्ट क्वेश्चन है सब, फॉर्म वर्क के लिए उपयुक्त सामग्री तथा फॉर्म वर्क के लिए फॉर्म वर्क के लिए ये पता नहीं क्या लिखा है, डोंट नो, कुछ यहाँ पे मिसिंग है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, शायद कुछ गड़बड़ लिखा है। फॉर्म वर्क आप जानते हैं, मैंने कल थोड़ा सा उसके बारे में बताया था कि फॉर्म वर्क मतलब फर्माबंदी होता है, उसमें 3 पार्ट होते हैं, एक होता है शटरिंग, सेंटरिंग, स्कैफोल्डिंग। इन तीनों के बारे में बात किया था पिछले क्लास में। यानी शटरिंग का मतलब हुआ कि जो कंक्रीट को रोकता है उसको शटरिंग, जो शटरिंग को रोकता है उसको सेंटरिंग, और जो मिस्त्री अपने काम के लिए बनाए जाते हैं, अपने काम के लिए जो मचान बनाते हैं बैठने और खड़े होने के लिए, उनको बोलते हैं स्कैफोल्डिंग, ठीक है ना, पाड़ या टेक। अब उन फॉर्म वर्क में जो सामान प्रयोग होते हैं, जैसे पूछा है कि फॉर्म वर्क के लिए प्रयुक्त सामग्री कौन कौन सी सामग्री है, तख्ते हैं, बल्ली है, रेशा युक्त बोर्ड है, प्लाई यानी तख्ता यूज होता है, पटरा जिसको बोलते हैं, बल्ली भी यूज होती है, उसके जगह पर प्लाई भी यूज होती है, और क्या क्या यूज होते हैं एक बार देख लेते हैं हम लोग, और क्या क्या, रस्सी यूज होती है, ये कुछ मिसिंग है, नीले लिखा है यहाँ पे, आई डोंट नो क्या है, बट हाँ रस्सी यूज होती है। उसके साथ खनिज का तेल, तेल क्यों, प्लाई जब ऐसे बिछाई जाती है ना तो उस पर तेल ऐसे मल दिया जाता है, क्यों, ताकि कंक्रीट जब ऐसे ढाल दें, जब छुड़ाना हो तो पटरे छूट जाएं, पकने के बाद कई बार चिपक जाते हैं उसी में, तो टूट जाता है उसी में चिपक कर, तो ग्रीस लगा दिया जाता है जला हुआ, ताकि क्या हो, छूट जाए आसानी से। फिर बांस का यूज होता है, ईंट पत्थर का प्रयोग, साबुन का घोल, साबुन का घोल मारने से भी चिकनाई से बच जाते हैं हम लोग उखड़ने से बाद में, ठीक है। अब ये सब थे प्रयोग होने वाले सामग्री, और सामग्रियों के बारे में आप लिखने की जरूरत नहीं, नाम से ही क्लियर है। अब उसके बाद आता है इस्पात की फर्माबंदी हटाने की न्यूनतम अवधि। न्यूनतम अवधि को एक चीज समझ लीजिएगा, ये पूछा नहीं है, इन्होंने फर्जी बताया, इन्होंने पूछा नहीं है, ये पूरा लिस्ट है आपकी किताब में, इसके बारे में मैंने डिटेल में बताया था कि यदि कोई चीज वर्टिकली हेल्ड है, कॉलम का ये जो हिसाब, कॉलम को आज ढाल दीजिए, मान लीजिए आपने ऐसे खड़ा किया, ऐसे कॉलम ढाला, चुपचाप अगले दिन एक दिन बाद निकाल दीजिए, वो कहीं नहीं जाएगा। लेकिन क्या, क्योंकि वो साइड में है ना, साइड्स को आप हटा सकते हैं, बीम भी है तो बीम के साइड को आप एक दिन बाद हटा सकते हैं। यानी कंक्रीट की दीवार हो, दीवार मतलब ऐसे खड़ी रहेगी, स्तंभ व धरन की ऊर्ध्वाधर यानी खड़ी वाली फलकें, उनको आप 16 से 24 घंटे में हटा सकते हैं। स्लैब की तली पटरे, स्लैब की तली जो है ना उसको आप हटा सकते हैं केवल 3 दिन में, लेकिन अधरन के लिए 3 दिन में, 7 दिन में। लेकिन जब आप पटरा स्लैब का हटाएंगे तो सेंटरिंग नहीं हटाएंगे, सेंटरिंग लगा है, शटरिंग को रोका है, इस पर कंक्रीट है मान लीजिए, तो ऐसे होता क्या है, इसको हटाया, एक जगह से इसको खोला, फिर इसको लगा दिया, फिर दूसरे जगह वाला हटाया, इसको खोला, फिर लगा दिया, मतलब पटरे तो हटाएंगे 3 दिन में, लेकिन टेक नहीं हटाने, टेक मतलब सेंटरिंग। लेकिन स्लैब की टेकें हटाना मतलब अब बल्ली भी हटाना है, तो स्लैब को 4.5 मीटर तक है अगर स्पैन, स्पैन मतलब कितना दूर फैला है, 4.5 मीटर स्पैन है तो 7 दिन में हटा दीजिए, 4.5 मीटर से अधिक है तो 14 दिन में, बीम का 6 मीटर तक है तो 14 दिन में, और 6 मीटर से अधिक है तो 21 दिन में। ये है फर्माबंदी हटाने की अवधि। बात समझ रही है। तो आज के पेपर से भी काफी आइडिया, 2-3 क्वेश्चन तो पिछले वाले से मैच कर गए, कुछ नए आए उनको डिस्कस कर लिया। अब एक पेपर आप अपनी मर्जी से अगर कर लिए, देख लिए, पढ़े हो ना पढ़े हो, पास तो नॉलेज भले ना हो लेकिन तुम पास हो जाओगे। और नॉलेज की बात करें तो देखो बहुत कुछ है पढ़ने के लिए, मेन बैच में बहुत कुछ सीखने को और बात करने को मिलता है, तो वो आप नहीं भी करेंगे पास तो हो ही जाए, पास तब कोई होगा चाहे वो कोर्स खरीदे चाहे ना खरीदे, ठीक है। लेकिन अगर ले लेंगे तो एक बेहतर नॉलेज होगी, निकलते निकलते कुछ जानकारी रहेगी। आजकल सिविल इंजीनियरिंग में अगर आप जानकारी ले लेते हैं, गवर्नमेंट जॉब्स की मैं गारंटी नहीं लेता हूँ, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में भी बिना नॉलेज के जाएंगे लात मार के निकाल दिया जाएगा। और कंक्रीट तो जरूरी है, आरसीसी है, कंक्रीट है, बीबीएस है, क्वांटिटी सर्वेइंग है, इन सब की बहुत जरूरत है। तो चलिए अब अगला वीडियो आप किसका चाहते हैं कमेंट करिए, आपके कमेंट पर डिपेंड करता है कि मैं कौन सी वीडियो अगली डालूंगा। तब तक के लिए मुझे इजाजत, धन्यवाद।